हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ये भैया नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की एक खूबसूरत सी सीरीज, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। आज हमारा जो चैप्टर डिस्कस होने वाला है वो भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मतलब कि पीरियोडिक टेबल होने वाला है। इनसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा टारगेट यही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत रहा, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या लिखा है सर? ये तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है। एक्चुअली एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2020 में, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले ही नाम को जानना बहुत जरूरी होता है। आपने ये सीखा जरूर होगा कि 101 मान लीजिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो उसका नाम आईयूपीएसी में क्या होगा, लेकिन उसका जो जनरल नेम है वो बच्चों को याद नहीं होता। उन पर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, तो इसके रिपीट होने का चांस बनता है। इसलिए कह रहा हूं कि भैया जी हमारे साथ ये सीख लीजिए, ठीक है। एलिमेंट पढ़ने हैं जो कि 101 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। देखते हैं, याद करने का ये तरीका हमने बनाया यहां पर कि मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। लॉरेंस एक जगह है जहां पे मेंडलीव को क्या मिला? नोबेल मिला। तो यहां पर कैसे सर याद कैसे कराएंगे आप? सुनना भैया, ये क्या है सर? देखो भैया, जो 101वां एलिमेंट होगा, मतलब 101th जो एलिमेंट होगा, उसके नाम में मेंडलीव शब्द आएगा। नोबेल शब्द आएगा कहां पे भैया? 102 वाले एलिमेंट में, ठीक है। आइए देखते हैं, लॉरेंस 103 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसके नाम में लॉरेंस आएगा। लॉरेंसियम करके नाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेंगी चीजें। अगला देखते हैं भैया, 103 के बाद सुनना, अगला क्या है? ये थोड़ा मजाकिया है। क्या है ये? कि रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत, डर से रोए कॉपर। कॉपर की स्पेलिंग देख लीजिए, COPER। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है कि रदरफोर्ड क्या है भैया? समुद्र में डूब रहे हैं और बोर बाबा गए थे इन्हीं के साथ घूमने, ठीक है। तो उनको डूबते हुए देख के वो बचा नहीं रहे बल्कि हंस रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि उनको बोला जा रहा है कि भाई बोर हंस मत और डर से रोए कॉपर। एक साइंटिस्ट है कॉपर, जो कि देख करके रोने लग गए कि यार ये तो हमारा रदरफोर्ड बढ़िया आदमी था यार, बढ़िया बढ़िया रिसर्च कर रहा था, ये टपकने वाला है, ठीक है। तो इनको रोना आ रहा है। बोर बाबा सोच रहे हैं कि कहीं हमसे क्लैश ना कर जाए, आगे बढ़ जाए, जाने दो, निपटने दो इसको, ठीक है। याद करने का ये तरीका है। कहीं से भी किसी भी साइंटिस्ट की बेइज्जती यहां पे नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो ये 103 तक लॉरेंस था। रदरफोर्ड को आप पाएंगे 104 के नाम में, मतलब रदरफोर्डियम करके नाम आता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रदरफोर्डियम नाम किसका है। तो आप कहेंगे ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। आइए, इतनी बात ठीक ठाक लगी क्या? इसके बाद देखिए 105, ठीक है, 106, 107 बोर, हंस में आएगा 108, ठीक है, 109 डर, 110, ठीक है, 111 कॉपर का होगा 112। मामला ठीक लग रहा है? तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद होंगी। अब अगली चीज देखें, 112 निपटने के बाद भैया अगला क्या है कि मान लीजिए नेहा एक लड़की का नाम है, वो फ्लाई कर रही है मॉस्को जाने के लिए, और मॉस्को में जगह है 10 ओगेन करके नाम है, ठीक है। मतलब ऐसे गली मोहल्ले का नाम होता है ना, 10 ओगेन या समथिंग, अपने यहाँ तो नॉर्मली लिखा रहता है। तो ये मान लीजिए कि मॉस्को का एक जगह है ओगेन, ठीक है। देखना कैसे है, नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव 10 ओगेन, ठीक है। तो यहां हमने कहां तक निपटाया था भैया? 112 तक। तो ये होगा 113वें एलिमेंट में ये आएगा। ये जो फ्लाई देख रहे हैं ना, FLE, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। 114 मॉस्को, ये शब्द आएगा 115, 115 में। 116वां जो एलिमेंट है उसमें लिव आएगा। 10 शब्द आएगा 117 में, ओगेन शब्द आएगा 118 में। तो इस तरीके से आपको 101 से लेकर के 118 तक के नाम याद होने लग जाएंगे। आपके सामने एक टेबल आएगी, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे, है ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है 101 में। देखिए नाम पढ़िए, मैंने क्या बोला? 101 के नाम में क्या आएगा? मेंडलीव शब्द आएगा। तो देखिए क्या लिखा है? मेंडलीवियम। समझ बात आ गई? तो नाम से, कभी नाम दिया हो तो एटॉमिक नंबर पता चल सकता है, और एटॉमिक नंबर दिया हो तो नाम पता। इस तरीके से याद रहेगा तो काम बन जाएगा। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मैं इसलिए सावधानी से पहले ही इसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सम्मानित कुछ लोग नालायक होते हैं, वो शुरू के 10-15 मिनट ही देखते हैं वीडियो को। तो मैंने सोचा कम से कम एक काम की बात सीख के जाएंगे,
ठीक है मेरे प्यारे नालायकों। ठीक है, अगला देखो 102 की बात करें तो नोबेल शब्द आएगा, तो देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 103, 104, 105, 106 यहां से मैच कराते जाना। ठीक है, 106 चलिए देख लेते हैं। देखिए सी शब्द आना चाहिए नाम में, आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कराना आसान हो जाता है। बोर कहाँ था, बोर है ना, तो बोरियम हो जाएगा 107। ठीक है, 109, 1010, 111 मतलब कि हो गया 111। कहाँ 111वां कहाँ है भैया, रोए में आएगा, तो रोए नाम से शुरुआत होगी। और ये जो 112 वाला है उसमें देखिए कॉपर शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नाम का अंदाजा लग जाएगा। चलिए अगले पर आ जाते हैं भैया। हमें अगला क्या पढ़ना है, नीहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव 10 अगेन। ठीक है, 113, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, मतलब 118। ठीक है, तो 113वें वाले का नाम है निहोनियम। ठीक है, निहो नाम है, नेहा का नाम स्पेलिंग में याद रखना निहो। ठीक है, वैसे तुम बहुत सारे नाम बदल बदल के याद रखते हो एक दूसरे का, है ना, ज़्यादा प्यार मोहब्बत में आते हो, तो फिलहाल ऐसे इतना तो याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाम का अंदाजा लगाना है अपने आप को। ठीक, काम बन जाएगा। ठीक है, आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भैया ये सब कुछ मिल जाएगा। देखिए 118 वाले के नाम में ओगेन शब्द जरूर आने वाला है ना। मॉस्को शब्द आ रहा है, देखिए भैया मॉस्को आता है 115वें नंबर पे, मॉस्कोवियम। क्लियर मामला, एकदम क्लियर, यस। अगला देख लेते हैं मेरे भाई, अगली चीज क्या है। ये पढ़िए, ये करने की कोशिश करिए, मैं बताऊंगा ही लेकिन ये करने की कोशिश करिए। चलिए चलिए चलिए, ये करने की एक बार आप कोशिश करिए। चलिए सोचिए क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। सामने जो लिखा है उसमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है आपको। तो बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ सर ये तो IUPAC नाम था। क्या लिखा है, अन। अन शब्द का मतलब क्या होता है भाई, अन मतलब 1 है ना। नील का मतलब क्या होता है, 0 0। फिर से आ गया अन, इसका मतलब फिर से 1। तो ऐसा ही पढ़ते थे ना, 101 का नाम क्या होता था, अन नील अन, फिर लास्ट में लगाते थे IUM एज अ सफिक्स लगाते थे ना, यस। तो क्या 101वां जो एलिमेंट है उसका नाम मेंडलीवियम था, यस सर था। मेंडलीव से तो शुरुआत हुई थी, है ना। मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। क्लियर मामला। देखिए लॉरेंसियम, लॉरेंसियम का कितना होगा बताइए। अच्छा यहां से निकाल लेते हैं, पहले यहां से देख लेते हैं क्या लिखा, अननील ट्राई। अननील ट्राई मतलब अन 1, नील ट्राई मतलब 3। तो 103 का नाम तो आपको पता है कि लॉरेंसियम था। क्लियर है मामला। अच्छा जी, अगला क्या है, अननील हेक्स। हेक्स मतलब 6 है ना। तो 106 का नाम क्या है भैया, देख लीजिए, है ना। याद आ रहा है क्या भैया, ये मैच करा लो, वो याद रहेगा तो आपको उस तरीके से नाम में पहचान मिल जाएगी। ठीक है, 106 आता है। अच्छा जी अगला देखते हैं। अगला है ये अन लिखा है तो 1, फिर लिखा है अन मतलब 1, फिर से अन लिखा है, इसका मतलब 111 जी। 111वें वाले का नाम क्या था, क्या डर था, नहीं, डर जो है शायद 10वें नंबर पे आता है। क्लिक करें मतलब हाथ पे करके देख लेना। ठीक है, कि नोबेल मिला, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, ऐसे करके आप उंगलियों पर सेट कर लीजिए तो आपको दिमाग में टिका रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 111वां जो एलिमेंट है उसका नाम डर नहीं है, तो है क्या, एक बार पीछे देखते हैं। 111वें वाले का नाम क्या है मेरे भाई, ये देखिए 111वां वाला कहाँ गया भैया, रोए आएगा नाम में। डर मैंने बोला था ना 110वें नंबर पे है, रोए में आएगा, तो भैया 111वें में रोए शब्द आना चाहिए था, मतलब कि ये नाम आना चाहिए था। और ये आ चुका है 2020 में, तो हम ये नहीं कह सकते भैया अब नहीं आने वाला है, क्योंकि यही एक नए टाइप का क्वेश्चन उन्होंने ढूंढा है। अब तक क्या करते थे, वो डिजिट्स लिख देते थे, ये लिख देते थे और सामने IUPAC लिख करके बोलते थे कौन सा इनकरेक्ट मैच है कौन सा करेक्ट मैच है। वो तो आप सिंपल चीज हो चुकी है, अगर वो आता तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन ये नई चीज थी कि यार नाम बच्चे को तो कभी याद ही नहीं होता था, और टीचर भी ज्यादा कोशिश नहीं करते कि 101 से लेकर के 118वें तक का नाम याद कराएं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले निपटाना जरूरी है। अब आइए, अब क्वेश्चंस एकदम धड़ल्ले से कर ले जाओ कि माहिर आदमी हो आप, है ना। आइए देखते हैं, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू कितना लिखा भैया, 114। अच्छा जी, कोई एलिमेंट है जिसके लिए एटॉमिक नंबर 114 है। ठीक है, डिस्कवर्ड रिसेंटली, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको बताना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पहले दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए, मैं वो सिखाना चाहता हूं। वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, जो कि मैं आगे कराऊंगा। तो हमेशा क्या करो, दिमाग पे पहले इन पे जोर डालो, हीना, नीना और करीना,
ठीक है, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, और रंगीन के लास्ट में 118वां जो एलिमेंट है वो आता है ना। अभी हमने पढ़ा था ना ऑर्गेन करके, तो वो नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो चाहो तो बस मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, इनके एटॉमिक नंबर दिमाग में सेट करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, नहीं, पहले मैं सिखा रहा हूं कि ऐसी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, तुरंत क्लिक करेगा, देखिएगा जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर हम 8 जोड़ते थे तो 10 हो जाता था, फिर से 8 जोड़ते थे तो 18 हो जाता था। अब देखिए 2 बार 8 जोड़ते हैं, अब 2 बार क्या करते हैं, 18 जोड़ते हैं। 18 जोड़ोगे 36, इसमें 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भैया 54। अब 54 के बाद हम क्या करते थे, 2 बार 18 हो गया, फिर 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 86, इसमें 32 जोड़ोगे तो निश्चित रूप से 118 ही आएगा। क्या आपको ये याद है क्या पहले से? अरे सर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। अरे जब तुम्हें ये आता है ना तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है भाई। अब वो कुछ भी पूछें, अब देखो किस ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं, किस पीरियड में लाई कर रहे हैं, तुरंत दिमाग में क्लिक करना शुरू कर जाएगा। इन्होंने बोला कि 114वां एलिमेंट आपको बताना है, और 118 के बारे में आपको पता है कि ये जो पूरी फैमिली है, ये जो हमारी फैमिली है कौन सी वाली भैया, ये हमारी इनर्ट गैस वाली, इसके लिए हम लिखते हैं कि ये ग्रुप नंबर 18 में है, ग्रुप नंबर 18 में है। और हीलियम कहां पे है, फर्स्ट पीरियड में, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड। ठीक, अब हमें अंदाजा लगना शुरू होगा। अब देखिए 114 लिखा है, आप देखिए नियरेस्ट डिजिट इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। सर 118 लिखा है, इसके आसपास ही होगा, हाँ एकदम सही। तो समझना कैसे लिखना होता है। अब ये लिखा है 118, तो इसके पहले लिखिए 117, इसके पहले क्या लिखेंगे 116, इसके पहले क्या लिखेंगे। ये तो मैं अभी सिखा रहा हूं तो शायद तुम्हें लगे कि टाइम लग रहा है, लेकिन सोचने में टाइम नहीं लगता, तुरंत बन जाता है ये। देखिए 114, और मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं, इसमें गलती का कोई चांस नहीं है, गलती से भी गलती नहीं होती है ना। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि भैया अगर 118वां जो है 18th ग्रुप में है तो 117 कहां है भाई। अरे बोलना भाई, 18 अगर 18th में है तो 17 कहां होगा, 17th ग्रुप में, 16th ग्रुप में, 15th ग्रुप में, और ये कहां भैया 14th ग्रुप में। ये कहां मेरे भाई, ये है 14th ग्रुप में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? ये 14th ग्रुप में, और 14th ग्रुप के लीडर का नाम है कार्बन, तो ये भैया जी कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है। क्या आपके भेजे में इतनी सीधी सीधी बात उतरी कि नहीं उतरी है, बताइएगा। यस, अब देखिए अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं 114 का, तो इसके पहले आने वाला इनर्ट गैस कौन सा है, तो आप कहेंगे रेडॉन, Rn। तो इसकी शुरुआत होगी Rn से, बाकी आप लिख सकते हैं, मैच करा सकते हैं, लेकिन इतना कठिन उन्होंने पूछा ही नहीं है ना। सिंपल उन्होंने बोला कि भैया देखो कार्बन फैमिली देख लो और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, बाकी इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है तो आपको अंदाजा लग जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है, वो सीखिए मेरे साथ। क्या है, पूछा क्या जाता है कि अगर z इज इक्वल टू 119 है, मान लीजिए, कहेगा वो मान लीजिए 119 है, या कहेगा कि z किसी और एलिमेंट के लिए 120 है, तो बताइए ये कि ये किस ग्रुप में आएंगे, ये किस ग्रुप में आएगा, ये किस ग्रुप में आएगा। तो बताइए, सोचिए और बताइए, तुरंत बताइए। आप कहेंगे भैया 118 के बाद तो होता नहीं। अरे मैं कह रहा हूं सोचिए ना जी, 118 के बाद 119 कहां जाएगा। अरे भैया 18th ग्रुप जब भर जाता है तो पहले ग्रुप में आते हैं। भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या जी? नहीं, हाँ ठीक है भाई, मेरे बुद्धू बालकों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे बंधु मेरे बालक। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर 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 मैं ये कह रहा हूं 118 यहां लिखा होगा ना कहीं, इस डिब्बे का नाम 118वां है ना भाई, यही तो आएगा लास्ट में, लास्ट में यही सबसे नीचे आया 118। अच्छा, अगर ये 118 है, ये 118 है जी, तो इसके बाद आपको पता है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, और इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, है ना। तो 118 के बाद अगर मुझे भरना पड़ा तो मैं कहूंगा ये वाला 119वां एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर, ये वाला 120वां होगा। बोलना मेरे भाई, अब ये तुम नहीं बता सकते कि ये किस ग्रुप में लाई करे। अरे सर ये तो ग्रुप नंबर 1 है, तो 119वां जो है ग्रुप नंबर 1 में है। कहां पे है, मेरे साथ बोलो, ग्रुप नंबर 1 में। और ग्रुप नंबर 1 का एक नाम आप और जानते हो, बताओ क्या? पूछेगा कि क्या हम इनको एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो जवाब है हाँ। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका
जिसका एटॉमिक नंबर 119 है तो निश्चित रूप से वो लाई करेगा ग्रुप नंबर 1 में एस ब्लॉक के, और वो भैया जी हमारा एल्कली मेटल होगा। लेकिन 120 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो ग्रुप नंबर 2 में जाएगा, ध्यान रखना जी, ग्रुप नंबर 2 में जाएगा और उसका नाम होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या ये मामला क्लियर है? इससे कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, यही आसान है, इससे कठिन तो मैं कह रहा हूं आएगा ही नहीं, इससे आसान ही हमेशा आया है, आता रहेगा। शायद आपको आनंद आया होगा ये सब पढ़ करके। तो शुरू के 2 क्वेश्चन बुद्धि खोलने वाले थे, बाकी तो भैया जी उसी पर प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। अब देखिए उसी पर कुछ देर तक नाचते रहेंगे उसी कॉन्सेप्ट पर। आइए देखते हैं, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, यू विल प्लेस इट इन, इसको आप कहां पर रखेंगे। यहां पर देखिए भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के चीजें समझ में आती हैं। देखना लास्ट में हमेशा चेक कर लिया करो क्या दिखा है, फिर लिखा 3s 3p एंड 3d, फिर लिखा 4s। तो थोड़ा सा ध्यान में आ रहा होगा कि कहां पढ़ते हैं ये सब, बोलो बोलो बोलो। 3d देखो पूरा भरा नहीं है, 3d 3 लिखा हुआ है, तो याद आ रहा है आपको? अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यहीं पे कहानियां ये सुनते थे ना जी। क्या सुनते थे कि 4s2 लिखते हैं, 4s2 के बाद इसके लिए क्या है 3d1, एक्चुअली पहले ये लिखते हैं बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से 3d1, फिर क्या 3d1, 3d2, फिर क्या भैया 3d3। तो देख लो कहां पे लाई कर रहा है भाई, 3d3 तो है ना जी, 3d3। इसके पहले के जो लोग लिखे गए हैं वो सब तो इसके पहले आते ही हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वैनेडियम है, ये कोई और नहीं है जी, वैनेडियम है। तो 3d3 का मतलब हो गया वैनेडियम। मैं भैया इसी तरीके से सिखाता हूं, मैं एकदम इस तरीके से नहीं करता कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब के गिन लो और फिर उसमें से इतना घटा लो, कोई फायदा नहीं है। कारण बताता हूं, आपने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, नहीं आते तो उधर दिक्कत है भैया, क्योंकि फैमिली वाइज सब करवाया जाता है और आपको पी ब्लॉक में ढंग से सिखाया जाता है, एस ब्लॉक में कायदे से, डी ब्लॉक में कायदे से। अरे जब सबको सिखा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम एलिमेंट पहचानने पर जोर लगाएं और 1 सेकंड में कर दें, गलती ही ना हो, है ना। तो वो जोड़ो घटाओ उसमें कई बार गलत कर बैठते हैं हम। अब बस हमें चेक क्या करना है कि भाई वैनेडियम का ग्रुप नंबर, ग्रुप ही पूछा है क्या इन्होंने? हाँ ग्रुप ही पूछा है, तो बस इसका ग्रुप नंबर बता दो। कितना आसान है जी, बोलो भैया। ये वो तरीका है जिससे गलतियां नहीं होती हैं, और विदिन, मुझे तो लगता है विदिन सेकंड आप कह सकते हैं कि दिमाग में ये सब चीजें क्लिक करने लग जाते हैं। आप इसको मानना कि ये पी है, ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। मामला क्लियर है? अब देखो एस में क्या होता है, एक होता है 1 फर्स्ट ग्रुप, ये 2, फिर ये यहां पे क्या होता है 3, अगला होता है 4, 5 करके ऐसे 10 पार्ट्स बने रहते हैं ना। तो देखिए अगर ये स्कैंडियम है 3rd में, टाइटेनियम है 4th में, तो वैनेडियम कहां भैया 5th में। ये मैं बताने में टाइम ले रहा हूं, सोचना तो बहुत ही आसान है, समझ गए बात को। तो सोचना कैसे होता है, तुरंत दिमाग में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहचानना अब तक आ जाना चाहिए कि देखो यहां पे लिखा था 4s2 3d3, बाकी इसके जो इसके पहले के पार्ट है उनको क्या समझ में आ रहा है कि भैया जी यहां पर क्या हो रहा है 3p तक भर चुका है, अगला जाएंगे तो 4s में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। 4s से हमें क्या समझ में आता है मैं बता देता हूं, अंदाजा कैसे लगाते हैं। जैसे यहां पे पता चला कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो यहां पे हाईएस्ट दिख रहा है वो आपको दिखेगा भैया 4 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पीरियड नंबर 4 में जाने वाला है। ये कहां जाने वाला है मेरे साथ बोलो, अभी कैसे समझा है हमने, कैसे समझाया वो बता रहा हूं। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको यहां पे मिला उससे हमने पीरियड का अंदाजा लगा दिया, और जब हमें पीरियड पता चल गया तो दिमाग में एक्चुअली मैं बताऊं ये जरूर घूमना चाहिए, पीरियोडिक टेबल तो पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए, कौन कहां है कैसे है। और इसको भैया मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, अगर और ना आपने इस तरीके से सीखा हो, सीखना चाहता है, जे वाला चैनल पर हमने डाल रखा है, जाके देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल 3 घंटे की वीडियो है, सुन लेना, एक भी गलती से भी नहीं होगी, है ना। बस वहां पे प्यार से लेकिन सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई, मामला समझना। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गंदा बन सकता है, ठीक है, लेकिन हमें समझना क्या है, समझना। यहां पे भैया पीरियड नंबर 4 है ना जी, ये हमारा पीरियड नंबर 4। और इन्होंने बोला कि भैया 4s समझ में आ गया कि देखो 4s1 4s2 4s1 4s2, इसके बाद 3d1 3d2 3d3 करके 3d10 तक भरते थे जिंक तक। तो बस उसी से हमने अंदाजा लगाया, ये बात समझ में आ गया। अगर आप इस तरीके से सीखोगे, लगातार ऐसा ही प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में विदिन सेकंड जवाब आता है, ठीक है। नहीं तो वो जोड़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाना, ये तो मुझे समझ नहीं आता, पढ़ाना भी मैं एक्चुअली उस तरीके से पढ़ाता ही नहीं,
पिछले 7 सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि दिमाग में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा थोड़ी ना पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ के कहानी खत्म हो गई। भैया तुम्हें पढ़ना है डी ब्लॉक तक, एफ ब्लॉक तक, तो तुम्हें हर एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए, हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से पोजीशन अपने दिमाग में सेट होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से हमें देखना होता है। बात समझ में आ गई जी? हाँ, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं जी। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पहले इनको पहचानो, तुरंत पहचानने की कोशिश करो, बहुत छोटी चीज है। ये देखो भैया क्या लिखा है, देखना 1s भरा, मतलब ये आप देखिए फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, अब यहां लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, थर्ड पीरियड, मतलब हमारा एलिमेंट कहां का है, थर्ड पीरियड का। इतनी बात तो तुरंत क्लियर हो गई, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड में भी देखो कहां पे है, 3s भर गया पूरा, इसके बाद 3p। इसका मतलब तुरंत दिमाग में क्या लाना है भैया, पीरियोडिक टेबल। दिमाग में पीरियोडिक टेबल लाना है। इन्होंने बोला 3p3, तो पहला क्या होता है, देखो पहला होता है P1, फिर P2, P3, P4, P5, P6, ऐसे होता ना। तो देखो P3 कहां आएगा, 1 2 3, यहां पे आता है P3, NP3। NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है ना। बस यहां से देखिए आपको अंदाजा तुरंत लग जाएगा। अब बताइए, बोलो बोलो बोलो, थर्ड नंबर पर कौन आता है? अरे सर लिखो तो सही, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही लोग तो हैं भैया आपके थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक के अंदर। सर आपने पी ब्लॉक कैसे गेस किया? अरे भैया इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है, तो उससे हमें पी ब्लॉक पता चला। पीरियड नंबर 3 का अंदाजा लगा, ये एलिमेंट्स हमें पता चल गए, है ना। ये एक्चुअली ये एलिमेंट्स नहीं थर्ड पीरियड के, ये हैं सेकंड पीरियड के, लेकिन ये लीडर्स हैं। जब इनके लीडर्स का पता चल जाता है तो उसके नीचे आप तुरंत ही लिख ले जाते हैं, है ना जी। आइए देखते हैं। अब ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, अच्छा जी, लेकिन हमें क्या चाहिए थे, थर्ड पीरियड। तो बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, नियॉन के बाद आर्गन। बोलो भाई क्या इसमें कोई समस्या है? हमें चर्चा किस पे करनी है कि हमें ऐसा ढूंढना है जो थर्ड नंबर पर आता हो, जो थर्ड नंबर के, इधर से देखें तो 1 2 3 थर्ड नंबर के ग्रुप में आता हो। कौन से में? थर्ड ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, पी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप, मतलब P1 P2 P3 के हिसाब से। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहां पे है ना भाई, बात ठीक है। अच्छा सर इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है एक्चुअली वो फास्फोरस का है। ऐसा तो देखो डायरेक्टली मैं कह सकता था कि देखो भैया फास्फोरस आएगा, देखो P3 है, नाइट्रोजन के नीचे आएगा तो निश्चित रूप से जो है ये फास्फोरस ही होगा, लेकिन टाइम लेके समझा रहा हूं। सोचोगे आप तो बहुत जल्दी निकल के आ जाता। अच्छा अब चलो पता चल गया कि ये जो है कोई और नहीं, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा क्या ये फास्फोरस के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो दैट। अब इसके जस्ट नीचे बताइए कौन होता है, फास्फोरस के जस्ट नीचे कौन होता है? सर हमें पता है कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या आ गया भाई, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बताना है जी, कितना आसान है जी, है ना। इनका कितना था नाइट्रोजन का, बोलो नाइट्रोजन का कितना, 7, इसमें 8 जोड़ते ना, 8 जोड़ो तो इसका होता है 15 होता है, बोलो मेरे भाई। इसके बाद अगले वाले में जाते हैं तो 15 में अपन कितना जोड़ते हैं, जब हम थर्ड से फोर्थ पीरियड पे जाते हैं तो हम 18 जोड़ते हैं, बोलो मेरे भाई कितना जोड़ते हैं, 18। अब अगर यहां पर जोड़े तो कितना आता है, 33 आता है, तो इसका जवाब है 33। हमने जानबूझ के टाइम लिया है, ऐसा मत सोचो कि इसको करने में इतना टाइम लगेगा क्या, नहीं भैया विद इन सेकंड होगा। देखो कैसे करना है, देखो अभी तो कहानी समझाई है, सिंपल सा सुनो। सोचना कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तुरंत दिमाग में, अच्छा लास्ट में आया था 3p3, तो थर्ड पीरियड में इधर से तीसरे नंबर पे कौन आता है, सर वो तो फास्फोरस आता है। अच्छा फास्फोरस के नीचे वाला कौन है, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, तो आपको पता चला आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर बताना है, कितना आसान है जी, है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अरे बोलना मेरे भाई, मामला क्लियर है। आइए, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, लो भाई एक क्वेश्चन आया हुआ 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द, बताइए क्या लिखा जाए, 15th ग्रुप। बिना सोचे आप मार के आगे बढ़ जाइए, है ना। अभी बताया था 33 एटॉमिक नंबर वाला कौन है जी, बोलो बोलो, आर्सेनिक। अभी बताया था। सर मुझे कैसे पता चलेगा पेपर में, यहां तो आपने बताया तो आपने बोल दिया। हाँ ये सवाल मुझे आपका जेन्युइन लगा, लेकिन भैया इसके बारे में हमने पहले ही सिखा दिया कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। आओ आओ इधर देखो, हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। यहां तक लिख लो। क्यों लिखते हैं सर ये हर बार? ताकि आपकी खोपड़ी में टिके बात। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे क्या लिखते हैं भैया। 2, इसका क्या होगा 10, 10 के बाद ये होगा 18, 18 के बाद अगला कितना होगा भैया? 18 के बाद 36। क्या आपका ये नंबर 36 के आसपास है? हाँ सर है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान हो गया सर। अब तो अगर 33 मुझे पता है तो इसके बगल वाला कौन होगा भैया? 35। इसके बगल वाला कौन होगा जी? 34। इसके पीछे आप यहां पे लिखेंगे 33। और अगर हमारा ये जो क्रिप्टन है ये 18th ग्रुप में है मेरे भाई, तो ये कितने में है? ये 18th में, 36 वाला। ये बताइए एक पहले कौन आएगा? 17। ये कौन है? 16। ये कौन है? 15। समझ में बात आ गई है जी? सर अब तो धड़ल्ले से कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुरंत सोच करके आप कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। अच्छा, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली? सेम फैमिली से बिलोंग करने के लिए जरूरी है कि भैया जी क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा, इन्होंने डज नॉट लिखा है तो अच्छा ये बताइए सेम फैमिली से बिलोंग करने के लिए जरूरी क्या है? किसी ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आएगा, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहां पे बदलता जाएगा। मामला ये रहता ना। अच्छा चलिए देख लेते हैं भैया। यहां पे लास्ट वाले को चेक करिए। यहां पर क्या आ रहा है भैया? 4s2। ठीक है, यहां पर आ रहा है 4s2 5d10, 4s2 5d10। ये है 5s2, ये हो जाएगा 4d10। अच्छा, तो ये फैमिली एक जैसी लग रही है ना? ये देखिए फैमिली एक जैसी लग रही है ना? लास्ट में इन दोनों पे सेम आ रहा है, लेकिन यहां पे भी देखिए d और 4s लिखा हुआ है। केवल यही तो है जो वहां पे अंतर दिख रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है भैया? s और p। तो ये हो गए भैया जी, देखना ध्यान से, ये हो गए कहां के? p ब्लॉक के। ये तो हो गए भैया हमारे p ब्लॉक के, ये d ब्लॉक के, ये भी d ब्लॉक के, और यहां 5d10 के हिसाब से ये भी d ब्लॉक के। समझ गए? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे और ये भाई साहब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना? इनमें फैमिली भी मैच कर रही है, क्योंकि हर जगह देखिए इस तरीके से 5d10, 4d10, 3d10 है। समझ गए? बताना चाहोगे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छपा है? क्या आप ये बताना चाहेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छपा है? मैं हिंट दे देता हूं, कमेंट करके बताना कि भैया हाँ सही समझ में आया था। ZnCD और Hg। ZnCD Hg यहीं पर तो आता है। क्या आता है सर? क्या आता है बताइए? NS2 n-1 NS2 n-1 D10, NS2 n-1 D10। जिंक के केस में क्या हो जाता है? 3, यहां पर क्या हो जाएगा? जिंक के केस में हो जाएगा 4s2 3d10। यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। अगर यहां पर हो गया 4s तो अगला 5s, और ये कितना हो जाएगा? 4d। मैच कर रहा होगा निश्चित रूप से 4d। ठीक है, अगले वाले में आओगे तो Hg तक आने में आपको उससे पहले 4f सीरीज मिल जाती है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऐड हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है ना जी? हाँ, ओके। चलिए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। चलिए करके देख लेते हैं। इस पर आता हूं, आपको पहले इज्जत से लिख के दिखाते हैं, है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर है भैया नियोन। फिर है कौन? नियोन। क्या यही होता है? बोल मेरे भाई। सर एक छूट गया है। हाँ, लग मुझे भी ऐसे ही रहा था कि कुछ तो छोड़ा है हमने। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और इसके बाद आएगा नियोन। क्लियर है? तो ये है हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट। इन्होंने ये बोला था, यस। अब अगर इनके आयनेशन एनर्जी की बात करें तो ये तो सर रटा रटाया है, दिमाग में टिक गया है हमारे कि बेरिलियम को क्या करना है? एक जंप लेना है बोरॉन के आगे, नाइट्रोजन को जंप लेना है ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में, है ना? यही होता है, यस। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखना भैया लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, और ये देखिए इसके बाद आएगा बेरिलियम, इसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन के बाद आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि ये जंप करके इन दोनों के बीच में पहुंच गया था। तो फ्लोरीन और नियोन का तो मान लो ज्यादा आना ही है। क्यों आना भैया? क्योंकि ये हैं कौन? नहीं भैया, ये हैं कौन? ये कोई और नहीं, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले लोग हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उससे क्या होता है? वो स्टेबल होता है, उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है जनाब। ठीक है, तो आप ढूंढ लेंगे अब जवाब। अच्छा, नियोन इन्होंने हर जगह ज्यादा रखा है, फिर फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, बोरॉन है। ये वाली चीज देखिए सही मैच कर रही है। समझ बात आ गया? यस, आगे बढ़ जाते हैं जी।
हाँ, ये मुझे ऑक्साइड्स पढ़ाने हैं तो मैं अपने तरीके से ही ऑक्साइड सिखाना पसंद करता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ऑक्साइड समझाएंगे हम जी आपको, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आइए ऑक्साइड्स पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनको याद करने का हमारे पास एक बहुत अच्छा सा तरीका है, प्यारा सा तरीका है। चलिए आपके साथ शेयर करता हूं, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। आज फिर सब कार वैन तेरा, मैं लिख रहा हूं, आज फिर, नोट डाउन करना चाहें तो लिख लेना, सब कार वैन नहीं है, वेंटो, वेंटो एक गाड़ी का नाम है, वेंटो तेरा। आज फिर सब कार वेंटो तेरा, नोट डाउन करें, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। कुछ ऐसा हुआ है कि पापा बड़े खुश हैं, तुम्हारा रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट में हो गए हो आप पास, पापा कह रहे हैं ले जा भैया गाड़ी वाड़ी, आज सब कुछ तेरा ही है, ठीक है। आज फिर सब कार वेंटो तेरा। लेकिन ये जो हमने याद किया ना, इनके क्या करिए, अल्फाबेट्स गिनिए। आज में देखिए AAS मतलब 3 अल्फाबेट्स हैं, तो यहां पर लिखिए 3+। फिर में FER है भैया जी, है ना, तो 1 2 3, यहां पर भी 3+। आयंस याद करने हैं 1 2 3, तो यहां पर होगा 3+। कार में भी है 3+, क्योंकि 3 ही अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। वेंटो में देखो 1 2 3 4 5, तो यहां पे होगा +5। तेरा में क्या हो जाएगा जी, 4, तो +4। तो ये बात मैं हटाऊंगा, नोट डाउन करें, आज फिर सब कार वेंटो तेरा, ठीक। अब मैं कुछ लाइन बोलूंगा वो सुनना। हमें चर्चा किस पे करनी है, ऑक्साइड्स पे। तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि ये जो आपको आयंस दिख रहे हैं, ये जो इन एलिमेंट्स के आयंस दिख रहे हैं, इनका अगर आप ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएं तो उन ऑक्साइड्स को आप बोलेंगे कि वो भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को क्या होते हैं, जो एसिड और जो बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। लेकिन उनके ये चार्जेस खोपड़ी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद करने का तरीका सिखाया इसलिए बहुत आसान लगेगा। समझ बात आ गई। अब अगला सुनना, जान सुनो बे, है ना, ज्यादा मोहब्बत लटकेगी यहां पर, समझना, ये है जान, जान सुनो, जान सुनो बे आलिया, जान सुनो बे आलिया पब गई, पब गई कैडबरी लेने, पब गई कैडबरी लेने। वैसे कैडमियम को आप छोड़ सकते हो, कैडमियम ऑक्साइड में ज्यादातर बेसिक नेचर आ जाता है, बट एम्फोटेरिक में भी कंसिडर होता है, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न थोड़ा हो सकता है आपके लिए। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब ये इतना कंफ्यूजन नहीं आएगा आपके पेपर में, डोंट वरी, है ना। कैडबरी, ये है कैडबरी लेने गया, क्लियर है। तो अभी तक या तो आप यहां तक देख लें कि जान सुनो बे आलिया पब गई, जान सुनो बे आलिया पब गई, और याद करना चाहें तो कैडबरी लेने गई हुई है, ठीक है। सर कौन जाता है पब में कैडबरी लेने, अब यार याद कराना है ना, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये खोपड़ी में गया कि भैया ये जो एलिमेंट, ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये वाले देखना, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी वाला जो है, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हैं वो किसी भी चार्ज में हो, कोई आयन यहां नहीं याद करना है, ये किसी भी चार्ज के अंदर होंगे, वो निश्चित रूप से क्या होंगे जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। इनका कोई भी ऑक्साइड कैसा होगा, मेरे साथ बोलो, कोई भी ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। लेकिन ये जो ऊपर लोग लिखे गए हैं, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऑक्साइड जब इन्हीं चार्जेज में होंगे तभी ये एम्फोटेरिक होंगे। तो याद करने का तरीका हमने सिखाया, और पहले हमेशा दिमाग में एम्फोटेरिक क्लिक करना चाहिए, और छांटते वक्त हमेशा देखो क्या एम्फोटेरिक तो नहीं है, ऐसा जरूर किया करो, ठीक है। गलती नहीं होगी, गलती से आप बचोगे। आइए देखते हैं, देखना ये वाले कौन है। आज AS2O3, AS2O3 में आर्सेनिक पर +3 है, यहां पर आयरन पे +3 है, SB एंटीमनी में +3 है, क्रोमियम में +3 है, वेनेडियम में +5 है, और यहां पर देखिए TE टेलोरियम में आपको क्या दिखेगा, +4 है। और ये जितने भी आपको ऑक्साइड दिख रहे हैं, ये सब के सब आप एक साथ घोषित करिए एम्फोटेरिक है। उसके नीचे देखिए, जान सुनो, कहां गया भैया, जान सुनो, देखो जान यहां रहे, सुनो यहां रहे, बे यहां है, आलिया यहां रही, है ना। पब कहां गया भैया, देखो पब में देखो लेड के इतने ऑक्साइड्स हैं, लेड के इतने ऑक्साइड है, एक है +2 एक है +4, और ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं, इन्हीं दोनों के मिलाने से ये दोनों बनते हैं, क्लियर है। तो ये लेड का कोई भी ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। कैडमियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, लेकिन कहीं कहीं मेंशन है कि यहां पर थोड़ा बेसिक नेचर होता है। मतलब ऐसा है ना कि देखो यार, कोई भी ना जो एम्फोटेरिक है वो ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें 100% 50% एसिडिक नेचर होता है, 50% बेसिक, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक नेचर थोड़ा ज्यादा होता है, मान लीजिए 70% बेसिक नेचर है, 30% लेकिन अभी भी उसके अंदर एसिडिक नेचर है, वो बेस से भी रिएक्शन कर पा रहा है,
ऐसा कैडमियम के साथ देखा जाता है, ऐसी कई सारी रिएक्शन मैंने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज बताई हुई है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बताया जाए वो याद करिए। अच्छा, इनको कोई रट्टा मारने जा रहे हो? अरे नालायकों, नहीं यार, सिर्फ ये देखो, ये तो अपने आप उसका रिजल्टेंट है भाई, इसका रिजल्ट है भाई, रिजल्टेंट नहीं, है ना। आइए अगला देख लेते हैं। क्या आपको एम्फोटेरिक याद हुआ? बोलना मेरे भाई, है ना, याद हो जाना चाहिए। पहले आप एम्फोटेरिक खोपड़ी में रखिए, इसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड को याद करेंगे। ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन है भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस वन इज नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपको नाम याद होना चाहिए, है ना, पेपर देने जा रहे हो आप, क्लियर है। यही 3 ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, यही 3 ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कंसीडर किए जाते हैं। मामला क्लियर है? अगला देखिएगा। अब आप पढ़ेंगे बेसिक ऑक्साइड। यूजुअली हम क्या सुनते हैं कि यार मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, यूजुअली ऐसा जनरली लिखा जाता है, बट ऐसा हमेशा सर्वसत्य नहीं है कि भैया कोई किसी मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। नहीं भैया, अभी देखना क्या क्या हो सकते हैं। मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक भी हो सकता है, वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है। क्या आप बात कर रहे हो भैया? ये तीनों तरीके के होते हैं। यस जनाब, अभी बताता हूं, देखना। जब मेटल पर, कृपया ध्यान दें, मेटल के ऑक्साइड में जो मेटल का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया है उसमें अगर मेटल पर +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यह गारंटी है कि वो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक नेचर का होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना क्या कि भैया उनमें से पहले आपको एम्फोटेरिक हटाना पड़ेगा, एम्फोटेरिक पहले छांट के हटाना पड़ेगा, तब जो बचेगा उनको हम यहां कंसिडर करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पहले ही ध्यान से समझाना चाहूंगा, जैसे Al2O3 ले लो। Al2O3 में आप देखोगे तो एल्युमिनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्युमिनियम एक मेटल है, तो आप कहोगे भैया इस हिसाब से तो उसको बेसिक होना चाहिए, आपने इसको एम्फोटेरिक में क्यों लिखा है? तो मैंने क्या बोला, पहले हम एम्फोटेरिक को लिखेंगे, समझेंगे, और हर बार पहले एम्फोटेरिक को छांट के अलग कर देंगे, उसके बारे में कोई दिमाग और नहीं लगानी है। समझ बात आ गई? तो ये कंफर्म है कि Al2O3 तो एम्फोटेरिक है, तो उसको इसका मतलब यहां कंसिडर नहीं करना है। ये तरीका है याद करने का अपने लिए, ठीक है। अच्छा सर, समझ में आया। अब देखना, मेटल पर अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये गारंटी है कि वो मेटल का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर का होगा। और अगर मेटल ऑक्साइड में मेटल पर +5 +6 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं तो वो मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। एग्जांपल के तौर पे देखना, ये हैं सारे बेसिक ऑक्साइड्स। देखना, लिथियम में Li+ +1, कैल्शियम में +2, मैग्नीशियम में +2। तो जब आपको दिख रहा है +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स हैं और इनमें से कोई भी एम्फोटेरिक में नहीं दिख रहा है हमें कहीं भी, तो हम ये कहेंगे कि ये बेसिक ऑक्साइड है। अगला देखते हैं, MnO2 में Mn पे +4, TiO2 में टाइटेनियम पर +4, जर्कोनियम यहां पर ZrO2 में भी जर्कोनियम पर +4। तो ये सब +4 वाले जो लोग हैं ये भैया जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोले जाएंगे। अच्छा सर, कुछ तो लग रहा है, मजे आ रहे हैं हमें। यहां देखना, आयरन पे +6, यहां आयरन पे आप देखोगे क्रोमियम पे +6, यहां पर आप देखोगे Mn2O7, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। वैसे एक बात और बताता हूं, FeO3 जो है यूजुअली ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बस यूं ही जानना है, ऐसा नहीं रट्टे मारने हैं। लेकिन अगर आ गया तो भैया उनको कहां रखना? एसिडिक ऑक्साइड्स में रखना। मामला सुपर डुपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। तो पहले ये जानिए, फिर ये जानिए, फिर ये जानिए। अब आइए भैया एसिडिक ऑक्साइड्स पर, इनको तो हमने अभी तक बताया नहीं, है ना। एसिडिक ऑक्साइड पे देखते हैं भैया। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, क्या बोला जा रहा है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल कैसे? कौन कौन है भैया? बोरॉन नॉन मेटल है, यस। बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, मेटलॉइड नहीं है, कृपया ध्यान दें इस बात को, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, जब आप पढ़ते हैं कार्बन फैमिली, वहां पर एलिमेंट्स में देखना जाकर के सिलिकॉन कैसा लिखा हुआ है? नॉन मेटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके जिनका मैंने नाम लिया, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ये बात तो तय होती है। अच्छा, अब मैं बात करूं मेटलॉइड ऑक्साइड के। मेटलॉइड कितने होते हैं? आपने शायद कुछ और याद किया हो, आज से ये याद कर लें। क्या याद करना भैया जी? आज सबसे तेजी, सिर्फ यही मेटलॉइड होते हैं। क्या बोला मैंने? आज सब से
आज सबसे तेजी मेटलॉयड होते हैं। आज सबसे तेजी मेटलॉयड होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम एंड जर्मेनियम। इनमें भी आपके मन में कई सारे शक होंगे, शक दूर करिए, जो बताया जा रहा है वही समझिए। ये मेटलॉयड्स होते हैं। ये क्या है? ये मेटलॉयड्स हैं। तो जो मेटलॉयड के ऑक्साइड्स हैं, कृपया ध्यान दें, खोपड़ी लगाएं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या होते हैं भैया? एसिडिक होते हैं। लेकिन सावधानी रखना, इनमें से कुछ लोग यहां भी दिखाई देंगे, तो उनको हटा दो। समझ बात नहीं आई? अरे ऐसा समझ मेरे भैया कि अगर बात करूं मैं AS2O3 की, AS2O3, और बात करूं मैं AS2O5 की, समझना, AS2O3 एंड AS2O5, आर्सेनिक पे +3 है यहां आर्सेनिक पे +5 है। आर्सेनिक जो है नो डाउट एक मेटलॉयड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने यहां पढ़ा कि आर्सेनिक पे अगर +3 है तो ये गारंटी है कि वो एम्फोटेरिक है। तो भैया एक बात तो कंफर्म है कि ये वाला तो एम्फोटेरिक है, +3 वाला। तो +5 वाला तो यहां लिखा नहीं है कहीं। आर्सेनिक +5 लिखा है? सर नहीं लिखा है। तो आर्सेनिक +5 वाला क्या है? अच्छा, तो अब सोचिए आर्सेनिक, पहली बात क्या है? आर्सेनिक एक मेटलॉयड है, तो आर्सेनिक का अब जो ये वाला ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो आर्सेनिक का +3 वाला क्या है? मेरे साथ बोलिए, आर्सेनिक का +3 वाला क्या है? सर वो तो एम्फोटेरिक है। सर +5 वाला क्या है? आप कहिए एसिडिक है। समझ में आ गया कैसे सोचना है? पहले हर बार आपको एम्फोटेरिक छांट के अलग कर लेना है। एम्फोटेरिक में कोई शक संदेह नहीं है, जो है यही लोग एम्फोटेरिक हैं, ये याद रखना जी। अब यहां पर देखना, देखो जैसे बताया मैंने AS2O5, ये क्या है? हमारा आर्सेनिक मेटलॉयड है, उसका ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है। लेकिन हमें लिखते वक्त एक चीज छांट लेना है कि भैया जी कहीं कोई एम्फोटेरिक तो नहीं है। तो हमें पता चला कि अच्छा ये तो भैया एम्फोटेरिक है ना, लेकिन ये एम्फोटेरिक में नहीं आता, तो ये कहाँ आएगा भैया? एसिडिक में आएगा। इसी तरीके से SeO2, GeO2, TeO3, जैसे यहाँ पे देखना TeO4, यहाँ पे देखना TeO2 लिखा है ना, Te पर +4 है, +4 है तब तो वो एम्फोटेरिक है। लेकिन इसी Te पर अगर +6 हो गया, अगर Te पर +6 हो जाए, क्या हो जाए? +6 हो जाए तो वो एसिडिक हो जाता है। रट्टा नहीं मारना इसको, खाली सोचना कैसे वो बता देता हूं। हमें पता चला अच्छा जी जो हमारा टेलुरियम होता है वो हमारा मेटलॉयड है, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा। लेकिन TeO2 क्या है भैया? एम्फोटेरिक। क्यों? क्योंकि भैया जी पहले ही इसको याद करा कि ये गारंटी दे दी गई थी आपको कि ये जो लोग हैं Te+4 वाले जो ऑक्साइड्स होंगे वो गारंटी है एम्फोटेरिक होंगे। तो यहां से ये चीज समझ में आ जाती है, ये एम्फोटेरिक है, लेकिन ये वाला कहां एसिडिक है। एक चीज और समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक नेचर उनके अंदर आता है। जैसे यहां पे देखो, मेटल पे जब तक +1, +2, +3 रहता है, कम चार्जेस रहते हैं, तब तक वो बेसिक रहता है। चार्ज थोड़ा सा बढ़ता है एम्फोटेरिक हो जाता है, चार्ज और ज्यादा बढ़ता है तो भैया एसिडिक हो जाता है ना। यहां पर देखो क्रोमियम पे +6 है, यहां पर मैग्नीज के अंदर +7 आता है, तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। आई होप आपको मैं समझाने में, याद कराने में सफल रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन के आप धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। अब देखिएगा, आपको लगेगा अच्छा क्या सवाल है ये जी, बड़ा ही आसान है। पढ़िए पढ़िए, कौन सा एम्फोटेरिक है? बताइए कौन सा एम्फोटेरिक है जी, बता ले जाएंगे। मेरे को मेहनत करनी है ना? बोलो भैया मेरे को मेहनत नहीं करनी है ना? बोलो 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 जल्दी बोलो। कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है, ये कैसा हो गया भैया? बेसिक हो गया जी। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक क्या है भैया? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? सर ये तो एसिडिक बताया था आपने। यस जनाब। कार्बन कैसा है? कार्बन एक नॉन मेटल है, तो इसका भी ऑक्साइड एसिडिक होता है। क्लियर है? इन्होंने पूछा था एम्फोटेरिक। और सुनो, SnO2, SN की बात हमने कहां पे पढ़ी थी? अरे जान सुनो SN, जान सुनो। और यहां पर कोई चार्ज हमने नहीं बताया था, चाहे SnO2 हो या SnO, चाहे टिन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या +4, ये दोनों ही कंडीशन में एम्फोटेरिक होते हैं। आई रे भैया बात समझ में? हाँ, मैं कह रहा हूं धड़ल्ले से मार क्या हो गया जी, तुम्हारा ये गलत तो नहीं होने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? चलिए देख लेते हैं जी, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है बताइए। कहीं से भी मैं लिखना शुरू कर देता हूं। चलो Al2O3, मान लो Al2O3 कहां मिलता है? एल्युमिनियम पे भैया क्या आ रहा है? +3। सर ये तो आपने पढ़ाया था कि ये एम्फोटेरिक है, इसका ऑक्साइड कहां पढ़ाया था बताइए? कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई ट्रिक बताइए, कहां था ये? बोलो बोलो बोलो। आलिया
जान सुनो बे आलिया, तो ये रहा आलिया जी, एम्फोटेरिक होती हैं। अच्छा जी, ये कौन है जी, एस बी, सब, आज फिर सब 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 सब, एस बी पर क्या है भैया +3, आज सब कार वेंटो तेरा, तो सब आ गया, तो वो भी भैया एम्फो, अरे बोलना भैया एम्फो क्या होंगे, टरिक होंगे। ये देखिए Bi2O3 बिस्मथ, बिस्मथ पर है +3, और एक बात जानिए, बिस्मथ जो होता है वो एक मेटल है, बिस्मथ एक मेटल है। ये कहां पे आप देखते हो, नाइट्रोजन फैमिली में सबसे नीचे जाइए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, तो ये रहे भैया बीमार, समझे। और बीमार ये क्या है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड है जी, जहां पे +3 है, गारंटी है बेसिक है, गारंटी है बेसिक है, कोई शक तो है ही नहीं, ये भैया बेसिक है। बात आती है SeO2, बताइए सेलेनियम की कहानी क्या है। आज फिर, आज सबसे तेजी, क्या पढ़ा था हमने, आज, आज सब से तेजी, ये मेटलॉइड होते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं, और इनके ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर है जी। तो यहां रहा सेलेनियम, सेलेनियम का ऑक्साइड है SeO2, सेलेनियम का ऑक्साइड होता है SeO3, ये दोनों ही कंडीशन में कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। बोल देना मेरे भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, है ना। आइए तो बताइए, ये एसिडिक है, ये दोनों एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, तो मोस्ट बेसिक कौन है, जो बेसिक है। मामला क्लियर है जी, अरे बोलिए बोलिए जी, मामला क्लियर है ना। अरे बिहार से होंगे पक्का, ऐसा बोल रहे हैं तो, है ना, अच्छी बात है तो, हालांकि है नहीं, मैं बताना चाहें तो बता ही देता हूं कि हमारा घर पवित्र रामनगरी अयोध्या में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मैच द ऑक्साइड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं फर्स्ट विद इट प्रॉपर्टी गिवन। हो, मजाक करने आ गए भाई, मैंने बोला था ना, वो एक बार टेबल दिमाग में घुस गई काम बन जाता है। सोडियम एक मेटल है, और सोडियम पे है क्या भैया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया जी सोडियम एक मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर निश्चित रूप से गारंटी है बेसिक होना ही है। अच्छा, एल्युमिनियम पे सर +3 है, और एल्युमिनियम की कहानी आपने एम्फोटेरिक में सुनाई है आलिया के नाम पे, तो निश्चित रूप से सर इनको एम्फोटेरिक के साथ रिश्तेदारी करवाइए। अच्छा करवा दिया जी। आइए अगली बात करते हैं, N2O बताइए, N2O है क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, न्यूट्रल, नाइट्रस ऑक्साइड इज न्यूट्रल, नाइट्रस ऑक्साइड इज न्यूट्रल। अच्छा, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा, एसिडिक। अब ये नहीं बताने वाला मैं यार, इतना तो दिमाग काम करता है आपका कि आप मैच वॉच करा के लिख ले जाओगे। समझ में आया सर, ये तो हलवा लग रहा है सर, हलवा, मजा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, चलो भैया आजा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे +2 है भैया, मैग्नीशियम एक बहुत बढ़िया वाला मेटल है, समझ गए। अगर मैग्नीशियम +2 का ऑक्साइड है तो गारंटी है मेटल का ऑक्साइड, अरे +1 +2 एंड +3 के अंदर कैसा होता है, अरे गुरुजी आपने तो बताया था बेसिक होता है, छापो इधर, क्या होगा भैया, बेसिक होता है, समझे। हाँ, बेरिलियम की बात कर लेते हैं। अब बेरिलियम 2+ है जी, बेरिलियम 2+। वैसे एक बात बताओ, ये बेरिलियम हमने कहाँ सुना था, ये तो सर एम्फोटेरिक में था, जान सुनो बे, बेरिलियम जान सुनो बे आलिया। अच्छा, इसका मतलब सर बेरिलियम वाली कहानी जो है ये एम्फोटेरिक वाली आप सुनाने जा रहे हो, एम्फोटेरिक वाली आप सुनाने जा रहे हो। अच्छा, ये मैं इस तरीके से बता रहा हूं, मैं बाद में इसको तरीका बताऊंगा कि मोस्ट एसिडिक कैसे है ना। मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि पेपर में कभी कभी क्या करता है, लिख देगा BeO इज एम्फोटेरिक, मतलब यही ऑप्शन बना देगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको ये आना चाहिए। अब यार बेरियम, बेरियम कहां का है भैया, बेरियम की खोपड़ी पर 2+, बेरियम तो एक बहुत बढ़िया मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड +2 के अंदर गारंटी है बेसिक है, गारंटी है भैया बेसिक है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम एक बहुत बढ़िया वाला भैया मेटल है, कैल्शियम 2+, ये भी तो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है भैया। ये क्या बात हुई, ये बेसिक, ये बेसिक, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक, एसिडिक तो कोई है ही नहीं। आप सवाल में मोस्ट एसिडिक लेके आए हो, अरे नालायक प्राणी, अरे जो बेसिक है उनको तो फेंको, वो तो हमारे लायक ही नहीं। कम से कम एम्फोटेरिक वाले के अंदर एसिड और बेस दोनों का नेचर होता है ना, तो कम से कम इनको तो हम एसिडिक घोषित कर सकते हैं। ये एक लॉजिक। दूसरा सुनना, दूसरा सुनना है, यहां से नहीं निकालना है, इसको यहां से निकालना है ना। पहले मैंने इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करी, क्योंकि पेपर में यही आ जाए जरूरी तो नहीं है ना, तो बदल के आया तो क्या करेंगे अपन, है ना। तो ये रहा, ये भैया क्या हो जाएगा, बेटा मांग भैया कुछ मांग, क्योंकि बेटा है ही मांगने के लिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना जी, बाप राजी। नहीं सर हमारे पापा तो सुनते ही नहीं है,
हाँ ये सब चीजें चलती रहती हैं। अब सुनना, अब देखना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, कुछ चीजें बताऊंगा वो समझना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है, मेटल का करेक्टर बढ़ता है, लिखा जाता है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। क्या होता है जी, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और इसका मतलब नीचे की तरफ मेटल के करेक्टर ज्यादा है, और जब मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो, कृपया ध्यान से सुने, मेटालिक करेक्टर ज्यादा होंगे तो उस मेटल का बना हुआ ऑक्साइड कैसा होगा सर, बेसिक होगा। यही तो पढ़ाया था कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं यूजुअली बेसिक होते हैं लेकिन कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम थे, तो हमने पढ़ा ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, तो अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है तो उनके ऑक्साइड के अंदर बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या होगा, क्या होगा मेरे भैया, बेसिक नेचर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड में बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो यहां पर BaO है ना, ये हटा देते हैं जो कैटेगरी में अपने नहीं है, BaO SR भी नहीं है, इसको बैठा दिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, BeO। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नीचे वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले पे, इसमें आप कह सकते हो इसके अंदर भैया एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है, ऊपर वाले में एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, नीचे वाले में बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा है। समझ में आ चुका है। आइए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन। हमेशा भैया डज नॉट, इन सब पे थोड़ा हिंट रखें, गलती से नहीं तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा करेक्ट ना, तो मार के आगे बढ़ जाते हो, ये गड़बड़ी होती ही है बच्चों से। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पता है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा, है ना, इवन क्लोरीन की तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो इसके बाद क्या आएगा, FCl वहां चला गया तो यहां पर आएगा Br, फिर I, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है जी, ये क्या होता है जी, ऊपर से नीचे जाते हैं कम होता जाता है, लेकिन क्लोरीन का होता है ज्यादा। मामला क्लियर है, यही तो लिखा है ना। इसका मतलब ये चीज सही है, मतलब ऑर्डर सही है, उन्होंने डज नॉट पूछा है। अब देखना, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, मेटल सही है सारे के सारे, तो आप ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाते हो है ना, लिथियम से सोडियम पोटेशियम रूबिडियम तक जाओगे तो साइज बढ़ती जाएगी, ये बात भी ठीक लिख रखा है। यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग आयनिक साइज, I नेगेटिव, हाँ ये भी ठीक है। देखो सॉरी F नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, ये सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सर ये क्या होता है, अरे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब में सेम है, गिन के देखें, ये देखो 13 होता है टोटल, 13 में से 3 घटाइए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 हटा देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाएंगे। फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 और आ गया तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ है, बोलो एल्युमिनियम में, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स हैं, 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो साइज में सबसे छोटा होगा। लेकिन यहां देखें, यहां 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो कम होगा, तो साइज बड़ी आएगी, इसका मतलब ये मामला ठीक लिख रखा है। अगली चीज सुनिए, ये क्या भैया, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, गड़बड़ी हो चुकी है कि देखो भैया यहां पर क्या होता है, आपको पता है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। अगर हम किसकी बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आता है 2p3 मतलब कि हाफ फिल्ड, तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना भैया है कठिन काम, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है, और यही चीज गलत है। इसका मतलब ऑप्शन के तौर पर डी सही है, ऑप्शन के तौर पर डी सही, क्योंकि लाइन गलत है, इन्होंने डज नॉट पूछ करके तांडव मचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप समझदार निकले, आगे बढ़ जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन, मामला पढ़िएगा, क्या लिखा है, O2 नेगेटिव फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स, ये देखने में कठिन लग रहा है, बहुत ही आसान है जी, सुनना क्या लिखा है, रिक्वायर्स फर्स्ट एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहला कह रहा है कि देखो भैया हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन था, न्यूट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसने जब 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इतनी एनर्जी निकल के बाहर आई, एनर्जी निकली है, अगर एनर्जी निकली है तो ये जी एक्सोथर्मिक है, अगर ये निकली है तो ये एक्सोथर्मिक है, अगर ये निकली तो भैया एक्सोथर्मिक है। दूसरा देखना, अब जब O नेगेटिव बन गया तो अब अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा है ना कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो O नेगेटिव है वो अब एटम की खोपड़ी पर वो एक नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि यहां और यहां सेम चार्जेस हो जाएंगे, तो इसलिए आपको अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना है तो बाहर से एनर्जी भी डालनी पड़ेगी। तो देखिए इतनी एनर्जी आपको लगानी पड़ी, 780 किलो जूल पर मोल लगाना पड़ा
तब जाकर के इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जाएगा और वो O2 नेगेटिव बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है भैया, एंडोथर्मिक है। सेकंड एंडोथर्मिक है क्योंकि आपने O नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए बाहर से एनर्जी भी, अरे बोलना यार, दे दी। क्यों? ताकि इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उस झगड़े को रिश्वत से खत्म कर सके, एनर्जी देकर के खत्म कर सके। अब देखना क्या कह रहा है। 10 द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव क्या था, ऑक्सीजन न्यूट्रल था, पहले वो बनाएगा O नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और पा करके वो बनाएगा O2 नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो, अगर आप ये देखो ना, देखना, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर आप यहां देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। यहां कितने, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर गिनो तो 10 इलेक्ट्रॉन है। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन से मैच करने लग जाएगा, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नियॉन में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन से मैच करने लग जाएगा। तो यार यहां पे थोड़ा ये लोचा नहीं समझ लग रहा है कि यार ये देखो, ये प्रोसेस तो बड़ा ही आराम से होना चाहिए था सर। ये जो O नेगेटिव है, ये इसको तो इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था, बोलो बोलो, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 9 से एक इलेक्ट्रॉन पाकर के वो 10 होगा, और 10 होने के बाद वो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर रहा है, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो बाहर से यहां एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, ये बाहर से एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? तो आप कहेंगे कि ये बात तो आपकी ठीक है, स्टेबिलिटी वाली कहानी, लेकिन एक बात समझो, क्योंकि ये जो O नेगेटिव है, इसकी खोपड़ी पे पहले से नेगेटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो O नेगेटिव पर प्रेजेंट क्या भैया, नेगेटिव चार्ज। आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ये आपस में ज्यादा रिपल्सन करते हैं। और जो आप एनर्जी देते हो, ये इसलिए देते हो ताकि आप इस रिपल्सन को मिनिमाइज कर सको। समझ में बात आ गई? तो कहोगे कि रिपल्सन वाला फैक्टर थोड़ा डोमिनेंट कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू इस स्टेबिलिटी के फैक्टर पर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और यही आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। मामला क्लियर? शायद समझ में आया हो। आगे बढ़ जाता हूं। क्या भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? कौन सा ऐसा है जो करेक्ट बनाया गया है? आपको अब इतना तो आता होगा कि यार जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर जो है वो बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल वाला, फिर पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। क्या होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर? H नेगेटिव, न्यूट्रल हाइड्रोजन, फिर H प्लस। क्यों होना चाहिए अब समझ में आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आप निकाल ले जाते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, जवाब यहीं सी में से दोनों में से कोई सा होगा, क्योंकि एक बार ऐसा ऑर्डर बना, एक बार ऐसा ऑर्डर बना है। अच्छा जी, देखते हैं। अब ये बताओ, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में हमें क्या देखना होता है? सिर्फ Z इफेक्टिव। कहां पर? न्यूक्लियर में पावर है। आप कहेंगे सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, लेकिन यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन 8 ही प्रोटॉन है। इसका मतलब जो है हमारा न्यूक्लियस अच्छे तरीके से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं ला पा रहा है, तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस ज्यादा निकल करके आएगी। इसका मतलब सी ऑप्शन को सही घोषित करना ही हितकारी है। अरे बोल ना मेरे भाई, मामला क्लियर लग रहा है। बाकी नीचे वाला भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा ज्यादा ही आता ना साइज में जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। हाँ सर, मामला क्लियर लग रहा है। कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है, पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर दिस? कौन कौन है पहले लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा जी। कार्बन है, कार्बन और लिखा है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो कहीं यहां आएगा, है ना। ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक की बीच में D है, ठीक है। कैल्शियम, फिर लिखा है एल्यूमिनियम, तो चलो भैया कैल्शियम के बाद ले लिया हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे बोरोन तो है नहीं, है ना, समझना। फिर इसके बाद क्या होगा भैया, एल्यूमिनियम के बाद है यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन छोड़ दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन छोड़ दो, फिर आएगा ऑक्सीजन। बस ये लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे निकालना बड़ा आसान है इसको। फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन यहाँ पर आएगा। ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। 2 जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट हैं और 3 जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं। ठीक है जी, मामला क्लियर है। और कोई संदेह तो नहीं है ना भाई? हाँ, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए इनमें कंपैरिजन करते हैं। पहले इनमें बताओ भैया, इनमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो आपको पता है कि ये ऑर्डर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये ऑर्डर देखने को मिलता है। तो कहीं ऑप्शन में ये चीज दिख रही है, कहीं ऑप्शन, अच्छा यहाँ भी है, और नहीं, एक मिनट, यहीं पे है। कहानी क्लियर है यार, इतना आसान था क्या ये? इतना आसान था? मुझे लगा थोड़ा और बुद्धि लगवाएंगे हमसे कि भैया ये वाला दोनों में अरेंजमेंट देख ले सर।
लो भैया कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना। देख लीजिए एक बार, कृपया कृपया एक बार देख लें, तो ऑप्शन आपको आराम से मिल जाने वाला है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, एक मिनट, ये मीन्स कहां से आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। इनके सामने जो लिखा गया है आपको छांट के बताना है। चलिए देख लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना आपको सही बताऊं तो पी ब्लॉक में सॉल्व करने चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पी ब्लॉक पढ़ा ही नहीं है। अगर पी ब्लॉक नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि भैया जी पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक कहां से देख सकते हो, कम टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि जेई वाला चैनल पे मैं बोल रहा हूं तो कहीं एक्स्ट्रा होगा, नहीं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी के आसपास की पूरी कहानी है। ठीक है, जेई वाला चैनल पे मैंने एक वीडियो बढ़ा रखी है, लिखना कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस, और भरोसा मानिए ऐसी वीडियो आपने इसके पहले कभी नहीं देखी है। ये मेरा पूरा खुला दावा है। कृपया आप इसको सर्च मार करके इस वीडियो को देख लेना और इसको देखिएगा 2x पे, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ के सीख रखा है, लेकिन यहां पर जो आपको एक फ्लेवर मिलेगा ना, अरे ये तो रिएक्शन मेरे को समझ में आती है, अब तो पहले हम रट रहे थे, दर्द था, परेशानी थे, सब दूर हो जाएगा। सर्च मारिएगा जो यहाँ पे लिखा है, क्या है ये, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। ठीक है, 2x पे देख लेना, पूरी जिंदगी का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एकदम ही पी ब्लॉक नहीं आता तो एक वीडियो और है, लेकिन फिलहाल आप इसको करिए क्योंकि मेरे को पता है कि बाकी चीजें आपको आती हैं, रिएक्शंस में ही आप परेशान होते हैं। ठीक है, अरे सर आप तो व्यूज बढ़ा रहे हो हैं, अबे नालायक प्राणी, में मेरे को व्यूज से क्या फर्क पड़ना, हमने कर लिया जो जीवन में हमें करना था, हम और ग्रो करते जाएंगे जो भी हम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि भैया भरपूर नंबर आए, हमें भी खुशी होना यार कि रैंक निकाला हमारे बच्चे ने पढ़ करके, है ना, समझ रहे हो। और YouTube पे अगर हम अच्छा कंटेंट देते हैं तो भैया दिल और खुश होता है, सच्चाई बता रहा हूँ, पैसे ले करके तो सभी पढ़ा देंगे, बात समझ रहे हो ना। आइए अगला देख लेते हैं, चलिए करा देते हैं। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ भैया देखना सिंपल है, हमें क्या करना भैया, H+ आसानी से कौन निकाल पाएगा, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटना है भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन यहां आसान है या HF में आसान है, सर यहाँ पे आसान होगा क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, आयोडीन साइज में बहुत बड़ा होता है, तो ये आराम से भैया बॉन्डिंग नहीं कर पाते, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है तो आसानी से टूट जाते हैं। पानी में डालिएगा तो HI आपको H+ जल्दी दे पाता है, इसलिए शानदार एसिड की कैटेगरी में आता है। मतलब ये लाइन सही है। इन्होंने पूछा क्या है, अच्छा नॉट, ठीक जी। आइए अगला देखते हैं, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। अब अगर कोई कह रहा है पीके वैल्यू, तो पीके बढ़ने का मतलब क्या होता है, के का घटना, तो इसको मैं उल्टा लिखता हूं, समझते हो ना ये तो, अरे ये भी बताना पड़ेगा क्या, अब नहीं बताऊंगा नालायक प्राणी, माइनस लॉग के ए, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या, अब मुझे नहीं आता है ना, तुम्हें आता होगा सर, पीएच सुना है हमने, हाँ वैसा ऐसा कुछ ये है, समझना आना चाहिए। देखो अगर किसी एसिड के लिए कोई एसिड अच्छा एसिड बोला जाता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा है, तो बोलते हैं उसका के वैल्यू ज्यादा है ना, कांस्टेंट की वो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली ज्यादा है, लेकिन वहां पर क्या बोलते हो, पीके की वैल्यू क्यों कम है, क्योंकि माइनस लॉगरिथम लगा रहता है। ठीक है, तो आप चेक कर लेते हैं, हमें एक्चुअली क्या चेक करना है, सही से बोलो तो एक्चुअली तुम्हें क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले निकालो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसी का उल्टा कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा है, यहां पे, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, तो आसानी से टूटती है, तो H+ के रूप में ये दे सकते हैं। तो ये ज्यादा एसिडिक है, अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो इसके लिए Ka वैल्यू ज्यादा होगी, अगर इसके लिए Ka वैल्यू ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से इसके लिए pKa वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब यही गलत है, यही मिसमैच है, समझे जी। हाँ, बाकी को आप एक बार करके सेम तरीके से नीचे वाले को देख लें, बॉन्ड लेंथ से एसिडिक नेचर निकल जाएगा, ये लाइन सही है। अब ये इसकी बात करें, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनको मैं बता देता हूं, ये जो लेड ऑक्साइड है PbO2, आप अगर ये वाली वीडियो देखते हो, मैं आपको कह रहा हूं रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ये मुझे याद अभी क्यों आ गया, क्योंकि PbO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसके बहुत सारी रिएक्शन इनऑर्गेनिक में ही रख रखी है। ठीक है, तो यह सब आना चाहिए। देखना, जो PbO2 है वो अपने आप को PbO में कन्वर्ट कराना चाहता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि लेड का जो +4 है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, +2 ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो लेस स्टेबल चीज़ एक मोर स्टेबल चीज़ में कन्वर्ट होना चाहती है। तो अगर कोई अपना खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरा का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला बन जाएगा।
अरे बात समझ में आई है क्या? यस। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत रहा, ये क्या लिखा है? लिखा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहले भैया जी रॉन्ग पर टिक मारते हैं। एमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इसका मतलब कंपैरिजन है। तो चलो ये हम ले लेते हैं दो एलिमेंट नहीं, एक ही एलिमेंट जब हम कैटायंस को वेरी करेंगे। स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस एमंग, अच्छा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना जी, तो एक ए ले लो एक बी ले लो, समझाने के लिए ले रहा हूं, वैसे तुरंत समझ में आ गया होगा आपको। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ए और बी के जो चार्जेस बनने वाले हैं उसके बाद मान लो एक पर एक प्लस है, एक पर भैया टू प्लस है, एक पर प्लस है और एक पर टू प्लस है, ऐसा दो स्पीसीज हमारे पास हैं, लेकिन इनके और इनके दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन? साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन? अरे बताओ ना बुद्धू बालक, बताओ बताओ। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ए प्लस एंड इसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसमें यह बताना है आपको कि भैया जी साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन। कर ले जाओगे उसके हिसाब से। क्या ये उल्टा लग रहा है आपको? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दोबारा बताओ सर, ऐसा दिमाग घूम जाता है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अबे नालायक, अभी बताया था एल्युमिनियम +3 बताया था, एल्युमिनियम +3। इसके बाद मैग्नीशियम के बारे में बताया कि भैया मैग्नीशियम 2+ और Na+। अरे अभी तो चर्चा करा था सब में 10 इलेक्ट्रॉन है जी, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। फिर लिखा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द रेडियस। क्या ऐसा ही? ये तो गलत स्टेटमेंट है ना जी, सुनना। स्मॉलर यहां पे क्या लिखा है? द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है यहां पर? कम यहां पर है, तो इसकी साइज तो सबसे ज्यादा आती है, इसकी साइज तो सबसे ज्यादा आती है अगर साइज के हिसाब से हम देखें तो। समझ में बात आ गई? तो जिस एलिमेंट में आप देख रहे हो कि कम चार्जेस आके लगे हैं उनका साइज तो बड़ा होता है, छोटा नहीं। और इन्होंने गलत ही पूछा था, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बाकी मैच कराइएगा, समझ में आएगा जी, है ना। आइए अगला देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज दिस। देखो क्या कह रहे हैं कि सोडियम है हमारे पास, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। तो आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से निकाल के बाहर करते हैं, आयन बनाते हैं। तो ये Na हो जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी क्या होती है मेरे भैया? देनी पड़ती है। तो आपने बाहर से कितनी एनर्जी दी? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी लगाई सोडियम के ऊपर, तब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर आपको दिया। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया आयनाइजेशन की ये बात है। लेकिन पूछ क्या रहे हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ समझना, Na+ का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो Na+ को क्या करना है? हमें एक इलेक्ट्रॉन देना है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बनाएगा? न्यूट्रल सोडियम बनाएगा। ये तो जस्ट ऊपर वाले का उल्टा लग रहा है, यहां पर आयनाइजेशन हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहा है। तो भैया जी जितना, सुनना ध्यान से, जितना एनर्जी लगाने से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उतनी ही एनर्जी निकल के बाहर भी आएगी। तो लिखा जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी निकल रही है। यहां एनर्जी लग रही है तो पॉजिटिव, एनर्जी निकल रही है तो माइनस। कहानी बड़ा आसान है भैया, समझे जी? समझ में आया होगा, आसान ही था, कुछ कठिन तो था नहीं। हाँ भैया ये आप खुद करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है कि जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, ये देखिए नेगेटिव चार्ज कम हुआ, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटे साइज का, ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला बड़े साइज का, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। मिल चेक करना चाहेंगे क्या? चेक करना चाहेंगे। कैल्शियम में कितना होता है भैया? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाले 18, कैल्शियम में 19, 1 निकाले 18, क्लोरीन में 17 होते, 1 आया 18, सल्फर में 16 होते हैं, 2 आया 18, तो सब में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। देख लीजिए जेड इफेक्टिव के हिसाब से निकल जाएगा। 4 चेक करके आइए। 2005 और 2010 में आया हुआ सेम क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट दिस इज। नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ज्यादा एनर्जी निकालना कहां पॉसिबल है, ज्यादा आसानी से एनर्जी कहां निकल रही है इलेक्ट्रॉन को पाते वक्त। क्या लिखा है जी? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये तो बेहद आसान है। क्या सिखाया गया था? जो सेकंड पीरियड आपके पी ब्लॉक में जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनका थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्लोरीन को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो भरपूर एनर्जी निकालेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के।
और सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कम होता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आती है? यस। और एक चीज और सिखाता हूं, यहीं पे सीख लो भैया। जो हमारे ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 है, इनका पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है इस पूरी फैमिली की। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन का, और इनमें सबसे ज्यादा किसका है? सल्फर का, और इसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का। और मैंने क्या बताया? मैंने अभी क्या बताया था? बोल मेरे भैया, क्या बताया था अभी मैंने ये बताया कि भैया ग्रुप 17 वाला जो आपका ग्रुप है उसका हमेशा सबसे ज्यादा रहता है, इस पूरे का सबसे ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। समझ में आया? और एक काम की बात बताऊं, और ज्यादा काम की बात सुनो, इस पूरे फैमिली का सबसे लद्दड़ आदमी कौन है? सबसे बेकार आदमी कौन है? मतलब कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पाने के बाद बहुत एनर्जी नहीं निकालेगा? तो आप कहते हैं भैया आयोडीन। और जो आयोडीन है ना, जो आयोडीन है ना ग्रुप 17 वाला, वो भैया सल्फर से ज्यादा एनर्जी निकालता है। तो मैं यही कह रहा था, इस फैमिली का एक कमजोर सदस्य भी पूरे पीरियोडिक टेबल पर राज करता है। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में। समझ बात आ गई है? तो ये खोपड़ी खोलने वाली बात थी। बाकी आपको लगाना आता है, इसको वहां पे देखिए, जवाब मारिए, आगे बढ़ जाइए। अगला देख लेते हैं। ये तो भैया लगता है मुझे मेंस 2010 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही याद आ रहा है मुझे ना। इस समय लगता है उन्होंने सेवन नहीं किया था, समझ रहे हो ना बात को? ओके, एमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, ये आएगा आपसे, सर मुझे जेईई मेंस क्यों करा रहे हो? अबे भाई एक ही जैसा डोमेन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं आता, सेम आता है जी। एडवांस का पेपर थोड़ी करवा रहा हूँ, एडवांस होता तो कठिन हो जाता। मेंस तो भैया दड़ आदमी है, बहुत छोटा सा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सर लोग जेई वाले तो कहते हैं बड़ा कठिन है, कुछ नहीं भाई, एक बात याद रखना, डॉक्टर बनना आज के दिन पर बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत का काम है। और अच्छी बात एक मुझे जो अभी तक लगी कि एमबीबीएस की सारी सीट्स मिला करके 1 लाख प्लस सीट हो गई है, कुछ 1,02,000 के आसपास, 3,000 के आसपास बन चुकी है। 1,03,000 एमबीबीएस सीट्स हैं, लेकिन उसमें प्राइवेट भी अच्छा खासा है, गवर्नमेंट तो चलो है ही है, ठीक है। बात समझ में आई? अब तक तो एमबीबीएस क्या हो रहा है कि हर साल करीब करीब देखने को ये ट्रेंड मिल रहा है कि 9 से 10,000 सीट्स बढ़ रही हैं। बट यार ना, प्राइवेट वाले भी उसमें ऐड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी ऐड हो रहा है। एक और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट्स ने, जैसे बिहार सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि सरकार ने, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आ रहा है ये चीज़, क्योंकि एक जगह शुरू होता है ना तो अच्छी चीज़ रहती है तो हर जगह फैलती है। क्या है वो कि जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर जो सीट्स हैं उसकी 50% सीट्स को सरकारी फीस के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे, बाकी गवर्नमेंट पे करेगी उन इंस्टीट्यूशंस को जो प्राइवेट हैं, आपको फीस नॉर्मल ही देनी पड़ेगी। 50% सीट ऐसे रिजर्व किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी मुहिम है, और ऐसा मैं मानता हूं कि भैया भर भर के लो। और मैं तो ये तक कतई नहीं मानता कि अगर 18 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो भैया एमबीबीएस कराओ कम से कम 2 लाख बच्चों को। ऐसी बात कर रहे हो भैया? हाँ भैया, अगर 2 लाख बच्चे नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। हिंदुस्तान में बहुत कम डॉक्टर्स हो रहे हैं, समझ रहे हो बात को? और काबिल लोग निकले, मजा रहेगा, आनंद रहेगा। आइए देखते हैं। ये मुझे लगता है आप कर ले जाएंगे। करवाना पड़ेगा क्या? एटॉमिक रेडियाई वडियाई पूछ रहा है, तो मैं सोचा कि आप जादूगर लोग हो यार, कर नहीं पाओगे। कैल्शियम खोपड़ी पर मैग्नीशियम, ठीक है जी। यहां पर देखिए फास्फोरस और क्लोरीन। बोलो बोलो बोलो, एटॉमिक साइज का मतलब क्या है? इधर जाएंगे तो जी क्या होता है? घट जाता है। तो यहां भैया घट गया, इनमें तो ये चक्कर है घट गया, इनमें क्या चक्कर है? नीचे जाने पर बढ़ गया। बोलो बोलो, यहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप अब तो लगा ले जाओगे, ये भी तो बताना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, कैल्शियम और फास्फोरस में क्या रिलेशन है? कैल्शियम और फास्फोरस में, कैल्शियम और फास्फोरस क्लोरीन सेम पीरियड एलिमेंट है, तो इधर से इधर जाने पर घटता है, तो इसका मतलब इनका ज्यादा है। तो मैंने कैल्शियम के हिसाब से बताया इनका ज्यादा है। अरे भैया आप कर लेना जी, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस क्लोरीन, ये रहा जी। एक ही जवाब है केवल, कैल्शियम ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन था। कैसा है बात भैया जी, बोलो ना। ये मामला ठीक है क्या? कैल्शियम का ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसा कहीं नहीं है कि कैल्शियम उल्टा तो नहीं हो रहा ना कहीं भाई, उल्टा नहीं होना जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, मैच करा लेना तो ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। अब भैया यहाँ से मेंस के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, मतलब एक क्वेश्चन ये, अगला भी है, जिस पर नहीं लिखा रहेगा वो नीट का है।
ये वाला भी है। क्लियर मामला? करिए। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में जनाब, छोड़ मत देना कहीं। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। कितना छोटा सवाल है, ऐसे सवालों में मजा ही आ जाता है जी। क्या पूछे हैं? हाईएस्ट कैटायन टू एनायन, तो पूछ रहे हैं कैटायन एंड एनायन। अब बताइए साइज का रेशियो जो है ज्यादा कब आएगा? जब एनायन की साइज बहुत कम हो और कैटायन की साइज भैया ज्यादा हो। उस कंडीशन में इस रेशियो का जो वैल्यू है वो हाईएस्ट आएगा। बस सिंपल। यहां पे देखिए सीजियम, लिथियम और सोडियम लिखा है, तो आपको पता है कि लिथियम साइज में छोटा है, लिथियम, सोडियम, इसके बाद आता है सीजियम। सीजियम तो साइज में बड़ा ही होता है। क्लियर है? अच्छा, फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, आयोडीन तो बहुत ही बड़ा है जी साइज में। आप बताइए, बताइए जी कहां पर हाईएस्ट आने का चांस है? तो आप क्या ले लीजिए, कैटायन सबसे बड़ा, कैटायन सबसे बड़ा सीजियम, एनायन छोटा फ्लोरीन, सीजियम फ्लोरीन, है ना? आइए, आसान था। अगला कर लेते हैं। अमंग द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which one of them may have the highest ionization, highest ionization enthalpy कहां पे आएगी? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से भैया जी। जहां पे क्या होगा, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, वहां पर हाईएस्ट आता है। तो चेक कर लेते हैं क्या यहां पर ऐसा कोई है। देखो यहां P1, P2, P3, तो 3 के हिसाब से ये समझ में आया, लेकिन ये कहां का है? यहां पे भी है 4P, लेकिन भैया ये 4th पीरियड में है, और ये वाला भैया 3rd पीरियड में है। और आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो यहां पर कम आएगा, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा, तो यहां पर ये ज्यादा है। नहीं समझ में आया? अरे बुद्धू बालकों, P1 P2 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड है, तो यहीं पर ज्यादा आने के चांस बनने वाले हैं। क्लियर मामला? यस सर। ये तो 4th पीरियड एलिमेंट है, ये 3rd पीरियड एलिमेंट है, और जो 3rd पीरियड एलिमेंट है, हाफ फील्ड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यही देखने को आपको मिल पाएगी। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, अभी करा था पीछे आपने। ठीक है जी। क्या लिखा भैया? विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां पे देखने को मिलेगी? बताइए। P3, ये तो सर हाफ फील्ड है। अच्छा जी, ये बड़ा अजीब है यार, ये 2s2 P1, नहीं ये होगा 6, बिना भरे तो आगे जा ही नहीं सकते ना। अब इसका मतलब आपको यहां समझ में आ जाएगा, देखना सेकंड पीरियड, ये था 3rd पीरियड, ये 3rd पीरियड एलिमेंट है। तो 3rd पीरियड एलिमेंट में आपने लिखा 3s1, इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो तुरंत अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया वाला इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिलवा देगा। अगर मैं यहां से 3s से इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से देना चाह रहा है भैया। एस ब्लॉक के लोग वैसे ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले लोग होते हैं, तो लोवेस्ट यही मिलने वाला है, ये 6 रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, वैसे ये चीज जो है आईयूपी उसमें पढ़ाई जाती है, जीओसी वाले पोर्शन में बहुत प्यार से पढ़ाई जाती है आपको। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? प्रोटॉन के लिए मोहब्बत, प्रोटॉन के लिए मोहब्बत। जैसे ए नेगेटिव लिखा है, उसको क्या करना है, H+ लेना है, और लेने के बाद करेगा क्या भैया, वो रिश्ते बनाने के बाद A और H इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। अब जहां पे बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां पे बोला जाएगा, देखना ध्यान से, अगर ये बॉन्ड मजबूत होगा तो ये काम जल्दी से होगा, नेगेटिव चार्ज H+ को आसानी से पकड़ करके ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ गए बात? तो प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब प्रोटॉन के लिए अलग ही मोहब्बत जागी हुई है, ये चाहते हैं उनके साथ रिश्ते जुड़े और बॉन्ड भैया मजबूत बन जाए। कहानी ठीक है, निकाल ले जाएंगे। सर मुझे क्या पता? अरे भैया जी सबको दे दो H+, फिर सबसे बात करो, या इसको ना उसके हिसाब से लगा दो, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगा दो, तब भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से भी लगा सकते हो। सर मुझे नहीं पता एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पोर्शन, एक बार बता देते तो मज़ा आ जाता। समझना चाहते हैं जी? समझना चाहते हैं? आइए उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब ऐसे समझना, इन्होंने पूछा क्या, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी ना। देखना जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो HI है, HI क्या होता है, एक शानदार एसिड है। इन सब में अगर मैं बात करूँ HI
और अगर मैं बात करूं अगला क्या है, HF, HI, HF, फिर क्या है H2S, H2S, और अगला क्या है NH2, और ये रहा H, मतलब NH3, मतलब NH3, NH3, H2S, HF और HI, इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? HI सबसे अच्छा एसिड है। HI सबसे अच्छा एसिड क्यों है? ये अलग पोर्शन पहले सिखा रहा हूं, बाद में क्वेश्चन पे लगाऊंगा, है ना। सुनना, अब जो HI है वो कर क्या रहा है भैया, H+ निकालेगा, I नेगेटिव मतलब H+ निकालेगा और I नेगेटिव के फॉर्म में इस तरीके से टूटेगा, तभी तो इसको एसिड घोषित करोगे, है ना। अच्छा एसिड होने का मतलब ये है कि वो बहुत आसानी से H+ निकाल पा रहा है और ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पा रही है, या आ भी रही तो बहुत कम आ रही है, क्योंकि अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ गई, ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब I नेगेटिव H+ के साथ मिलकर के HI बना रहा है, ये टूट करके H+ बनने की जो कंडीशन है वो कम लागू हो पा रही है, कम बन पा रही है। बात समझ में आई? मतलब H+ की कंसंट्रेशन घट नहीं रही है, अच्छा है, यहां पर बैकवर्ड नहीं आने पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा है, इसका मतलब HI एक अच्छा एसिड है। कुल मिला के इतना कहना का मतलब है। अच्छा, अब HF की मैं बात करता हूं। HF में क्या है कि H+ और F नेगेटिव, अब है क्या एक्चुअली ना कि I नेगेटिव बहुत स्टेबल है, क्यों? साइज में बड़ा है और बड़े साइज पर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज नाच रहा है, तो वो क्या होगा, बड़े साइज पे पूरी तरह से फैल जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। अगर ये चीज ज्यादा स्टेबल है तो वो H+ के साथ जुड़ करके वो बैकवर्ड नहीं आती है। ये बात मैंने समझाने की कोशिश करी है, बैकवर्ड वो नहीं आती, क्योंकि बैकवर्ड आने पर H और I के बीच में एक बड़ा सा बॉन्ड बन रहा है, जो कि अच्छा बॉन्ड नहीं है। लेकिन HF के केस में बॉन्ड भैया बढ़िया बन रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन को बैकवर्ड लाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये बॉन्ड क्या, छोटे बॉन्ड है, तो ये बनना चाहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वो टूट रहा है H+ और F नेगेटिव में, तो ये जुड़ करके बैकवर्ड भी आना चाहता है। सेम कहानी यहां पर भी है, यहां पर भी है कि SH नेगेटिव और H+। इसकी अगर मैं बात करूं तो NH2 नेगेटिव और H+। अब पता क्या करना है अपने आप को कि इन नेगेटिव पार्ट्स में से कौन सा ऐसा है, ये या ये कौन सा ऐसा है जो H+ को पा करके इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। कौन सा ऐसा है? क्या ये शिफ्ट होना चाहता है HI? नहीं सर, अरे HI के साथ जुड़ करके बड़ा सा बॉन्ड बनाता जो कि स्टेबल नहीं, जो कि अच्छा नहीं, जो कि ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भैया I नेगेटिव H+ के साथ ज्यादा मोहब्बत करता नहीं है। अगर ज्यादा मोहब्बत करता नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी, ये प्रोटॉन एफिनिटी क्या है, I नेगेटिव की कमजोर है, खराब है। तो सबसे घटिया अगर बोला जाए तो I नेगेटिव है। I नेगेटिव का लोवेस्ट, यहां सब में लोवेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है, लोवेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है, क्योंकि वो बैकवर्ड आ रहा है। ये समझाने में मैंने जानबूझ के ज्यादा टाइम दिया है ताकि आप समझ पाएं, है ना। रटवाना होता तो आसानी से मैं भी बोल दूंगा कि यहां पर बस एक चीज चेक कर लो, बॉन्ड लेंथ देख लो, बॉन्ड लेंथ के बाद देखो बॉन्ड कहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बन रहा है वहां पर प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा आएगी, तो आप तुरंत ही NH2 नेगेटिव को तुरंत आप सही बोल देंगे, कोई इसमें शक नहीं है ना। लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। यहां देखना, यहां सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है मेरे भैया, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड भी क्या होगा, बड़े लेंथ का होगा विद रिस्पेक्ट टू HF एंड S। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, आयोडीन फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है, और हमारा ये सल्फर जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन बैकवर्ड आना नहीं चाहता, तो ये भी नहीं आना चाहता, ये भी नहीं आना चाहता। अब कंपैरिजन सिर्फ इसमें और इसमें है, अब कंपैरिजन इसमें और इसमें है। आप देखो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा तो H+ आसानी से फ्री हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ज्यादा फेवर करेगी। यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा फेवर करेगी, लेकिन यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करने का मतलब हुआ कि NH2 नेगेटिव को H+ पसंद है। यहां पर NH2 नेगेटिव के लिए H+ क्या है भैया जी, एक खाना बढ़िया वाला है, प्यार मोहब्बत उससे अच्छे तरीके से हो पा रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया लगता है ना। ठीक है, बात कहानी समझ में आनी चाहिए, अब तक आ गई होगी सिंपली, है। ओके, इसमें ना मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, चाहो तो छोटा कर सकते हैं, छोड़ो जाने दो, आप समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अगला क्या है, आयनिक रेडियाई आर। ये क्या भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इतना आसान पूछता है क्या कोई? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियाई। आपने पढ़ा होगा
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो जो आयनिक रेडियाई होती है वो घटती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर सेल पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है, घट जाती है ना। प्रोपोर्शनल यही आता है, इस तरीके से आता है ना, कोई शक समस्या तो नहीं है ना, इसी तरीके से रहता है। अब अगला देखते हैं, ये क्या भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दियर आयनिक रेडियाई सोर्स, ये आपको करना है, खुद से करिए, ये मैं करवा चुका हूँ जस्ट पीछे, सब में गिनाया था ना मैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 10 10 10 हाँ। अगला क्या है भैया, ये एक्चुअली यहाँ पे ये वाला एसिडिक वाला पार्ट यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, यूजुअली आपको केमिकल बॉन्डिंग या पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त सिखाते हैं, कोई बात नहीं, अपने को चिंता नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बताया, आर्सेनिक और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है ना, विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। जो बॉन्ड लेंथ बड़ी है उसको तोड़ना आसान है, जिसको तोड़ना आसान है वहां से H+ का निकलना आसान है, जहां से H+ का निकलना आसान है वो ज्यादा एसिडिक होगा, इसका मतलब ये लाइन सही लिखी गई है। अगला देखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये लिखा भैया, ये क्या है, सॉरी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमने क्या सीखा हुआ भैया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इतना ही लिखा है ना। तो हमने क्या सीखा है कि भैया हमारा बेरिलियम जो होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी के मामले में बोरॉन और कार्बन के बीच में रखना पड़ेगा। कोई बताएगा क्यों रखना पड़ेगा, बता मेरे भाई क्यों रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना सपने में आया बस आपने बोल दिया, है ना, बोलो। हम कहते क्या है भैया, जो हमारा बेरिलियम है वहां पर आता है 2s2, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s के अंदर है, तो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना बड़ा कठिन काम है, पेनिट्रेशन इफेक्ट वगैरह लगा करके हम समझाते हैं। इसका मतलब यही लाइन गलत है, इन्होंने रॉन्ग ही पूछा था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही क्या है भैया, बेरिलियम आगे आना चाहिए था बोरॉन के, लेकिन उन्होंने गलत लिख दिया है। अब देखिए, ये देखिए बेसिक नेचर का ये ऑर्डर है, आपको बताया था ना, समझाया था ये, इसमें कोई शक समस्या संदेह तो नहीं है सर, है एक बार बताओ सर, समझ में नहीं आता ये सब चीजें, आओ भैया यहाँ आओ, चलो चलो, क्या लिखा है, सोडियम Na2O, नीचे भैया उसके K2O। अगला क्या है, Al2O3 और मैग्नीशियम लिखा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं MgO और Al2O3। Al2O3 यहाँ नहीं आएगा, एक्चुअली Al2O3 कहाँ आएगा, बाहर, यहाँ कहीं, देखो ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ पे मान लो मैंने थर्ड लिख दिया, यहाँ पर Al2O3, समझना ध्यान से, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड मतलब ये वाला पी ब्लॉक का है, बोरॉन की फैमिली। क्लियर मामला, आप समझ के बताइए। ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक नेचर कैल्शियम का ज्यादा, इसका मतलब इसका ऑक्साइड भी ज्यादा बेसिक होगा, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा यही होगा, ठीक है। अब फिर इन दोनों के बाद इनका होगा, इन भाई साहब का होगा, ये सबसे ज्यादा, फिर ये आएंगे, और ये भाई साहब तो एम्फोटेरिक है, इसका मतलब ये इसके भी पीछे आएंगे, तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी गई, इसका मतलब ये सही है। समझ में देख लो एक बार बात आ रही है कि नहीं, पहले समझो कि बात समझ में आ रही है या नहीं। अरे भैया इन दोनों में +1 का चार्ज है, किसी भी मेटल पर जितना कम चार्ज उसका ऑक्साइड उतना अच्छा बेसिक होता है, जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज ला दोगे वो एसिडिक नेचर की तरफ भागने लग जाएंगे, समझ गए ना। आयनिक रेडियस का ऑर्डर तो आपको आता ही है, क्लियर है। आइए अगला देखते हैं क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग दिस, ये तो हो चुका है जी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं जी, यहाँ पे कर दूं, छोड़ देता हूं ना, छोड़ देता हूं, क्योंकि ये भी करवाया था आपको, ये कर ले जाओगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां देखने को मिलती है, भैया बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बड़ा आसान लग रहा है, क्लोरीन है ना, लेकिन कोई पता नहीं है, आपके पेपर में भी आ सकता है ये देखो क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और बेरिलियम एंड बोरॉन। आपको पता है कि बेरिलियम का क्या होता है, ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन की, यही होता है ना, तो बस आप देख लीजिए पहला नंबर जो है, ये जो शुरू में लिखा है वो ज्यादा होना चाहिए, फिर कम, ज्यादा और कम, ये रहा ज्यादा और फिर कम, है ना, पहले बेरिलियम एंड बोरॉन क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो बेरिलियम का इतना होगा, बोरॉन का इतना होगा, रट्टे थोड़ी मारने हो, तो देख के बताना है कम है या ज्यादा है, किसका है। अरे क्या है भैया, अच्छा थैंक यू, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के कपड़े में आए, हमारे साथ फोटो खिंचवाएं, हमें भी आनंद आए, हमें भी प्रसन्नता हो, लगे कि हमने जो मेहनत किया है उसका कुछ ना कुछ असर तो पहुंच रहा है इंडिया में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।